Okay. So in the last class we have discussed about the data warehouse implementation. हमने क्या देखा हुआ था? डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एनालिसिस किया हुआ था कि डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन क्या है. ठीक है. तो डेटा वेयरहाउस बेसिकली डेटा वेयरहाउस में हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा स्टोर्ड रहता है. ठीक है. एंड हम क्वेरीज के थ्रू विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट द आउटपुट. हम आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं इन क्वेरीज में विद इन अ सेकेंड्स हमको यहाँ से रिप्लाई मिल सकता है. ठीक. तो व्हाट वी कैन सी कि जो डेटा वेयरहाउस है यहाँ पर हम ऑनलाइन क्वेरीज से वी कैन गेट द आउटपुट, हम आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो डेटा वेयरहाउस के लिए ज़रूरी है कि हाईली एफिशिएंट क्यूब कंप्यूटेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं क्यूब कंप्यूटेशन टेक्निक्स की. ठीक है. फिर जो क्यूब कंप्यूटेशन टेक्निक्स होती हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेरी प्रोसेसिंग. तो हम इस सेक्शन में इन्हीं चीज़ों को एनालिसिस करेंगे. ठीक है. सो एफिशिएंट data cube computation. So at the core of a multi-dimensional data analysis what we will see कि किस तरीके से हम एफिशिएंट कम्युनिकेशन करेंगे बाय द यूज़ ऑफ एग्रीगेशन को अगर हम एसक्यूएल टर्म्स में कहना चाहें तो एग्रीगेशन को हम कह सकते हैं ग्रुप बाय. ठीक है. और ग्रुप बाय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूबॉइड के फॉर्म में. ठीक है. तो ग्रुप बाय क्या फॉर्म करता है, लेटाइस ऑफ क्यूबॉइड इन अ डेटा क्यूब. डेटा क्यूब में क्या फॉर्म करता है, लेटाइस. ठीक है. सो यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर. ठीक है. तो वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर एंड द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी. हम यहाँ पे कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर और कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो one approach to cube computation extends SQL as to exclude a compute cube operator. तो एक जो SQL का एक्सटेंशन क्या है, कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर का यूज़ करना. तो कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर क्या करेगा, इट विल कंप्यूट एग्रीगेट. वो क्या कैलकुलेट करेगा, एग्रीगेट. जितने भी सबसेट्स हैं उनका क्या करेगा, एग्रीगेट देगा. ठीक है. तो अब इन सब के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड है इतने लार्ज नंबर ऑफ डायमेंशंस के लिए. ठीक है. तो हम क्या समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक डेटा क्यूब है जिसमें एक लेटाइस है. ठीक. तो अब उस लेटाइस में कई सारी इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड इन द डिफरेंट फॉर्मेट. तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मान लो एक रिकॉर्ड है ऑल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स नाम का. ठीक है. जिसमें हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि सिटी हो गया, आइटम, ईयर एंड सेल्स. राइट. अब यहाँ से हमें कुछ एनालिसिस करनी है, कुछ क्वेरीज को आइडेंटिफाई करना है. तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय कंप्यूटिंग द सम ऑफ द सेल्स ग्रुपिंग बाय सिटी एंड आइटम. हम उसके सम को कंप्यूट कर सकते हैं और इनको ग्रुप कर सकते हैं सिटी एंड आइटम से. देन हम उसे कंप्यूट कर सकते हैं, उनका सम निकाल सकते हैं सेल्स को और उसको ग्रुप कर सकते हैं सिटी से. तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्बिनेशन में उनके एग्रीगेट्स को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. In this way we can calculate aggregate of this. Now for example हमारे पास 3 attributes है, city, item and year. हमारे पास 3 attributes है, city, item and year. तो हम यहाँ से कैसे उसका टोटल आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं, बाय द टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स. टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स से ग्रुप बाय से जनरेट कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है, सिटी, आइटम एंड ईयर, तो 3 एट्रीब्यूट्स है तो उनका क्यूब कैसे निकाल सकेंगे हम, 2 की पावर 3. तो 2 की पावर 3 क्या है, 8. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को जनरेट कर सकते हैं. ठीक. तो अगर 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या क्या ग्रुप बाय बन सकते हैं इन 3 एट्रीब्यूट से, सिटी, आइटम और ईयर से क्या बन सकता है, एक तो तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा सिटी, आइटम, ईयर. या ऐसे भी बन सकते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस
कैसे बन सकते हैं? सिटी आइटम, सिटी ईयर, आइटम ईयर, ये भी बन सकते हैं। या तो तीनों इंडिविजुअल बन जाएंगे। कैसे इंडिविजुअल बन जाएंगे? सिटी, आइटम और ईयर, तो ये तीनों भी इंडिविजुअल बन जाएंगे। ठीक, वेयर मीन्स दैट द ग्रुप बाय इज एम्प्टी। यहाँ पर ग्रुप बाय क्या है? एम्प्टी है। ठीक, सो दीज ग्रुप बाय फॉर्म्स अ लेटाइस ऑफ क्यूबॉइड। ये ग्रुप बाय क्या बनाते हैं? लेटाइस ऑफ क्यूबॉइड्स बनाते हैं। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल में भी देखेंगे आगे। नाउ, तो जो बेस क्यूबॉइड है, ठीक है, हम देखते हैं फ्रॉम बेस टू द अपेक्स। तो जो बेस क्यूबॉइड होगा उसमें सारी डायमेंशंस होंगी, सिटी, आइटम एंड ईयर। और जो उसका अपेक्स होगा उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, वो एम्प्टी होगी। तो अभी हमने जितने भी इसके कॉम्बिनेशंस देखे हैं वो सारे कॉम्बिनेशन एट द डिफरेंट लेटाइसेस एप्लीकेबल होंगे बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अपेक्स क्यूब होगा जिसको 0D क्यूब भी कहा जाता है, जिसको हम ग्रुप बाय में एम्प्टी रखा जाता है। ठीक है, और जो बेस क्यूबॉइड होता है वहाँ पर टोटल सम रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इट मूव्स फ्रॉम द मोस्ट स्पेसिफिक टू लीस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक से लीस्ट स्पेसिफिक तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स बेस से अपेक्स क्यूबॉइड की तरह किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, तो अगर हम बेस क्यूबॉइड से एक्सप्लोर करेंगे अपवर्ड्स, तो ये कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? रोलिंग ऑपरेशन। ठीक है, एंड इन द सिमिलर वे उसका ऑपोजिट भी होता है। तो इन दैट वे बोथ द ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल। ठीक, नाउ जो एसक्यूएल क्वेरी है, ठीक है, इन द एसक्यूएल क्वेरी इफ वी वॉन्ट टू कंप्यूट द सम ऑफ टोटल सेल्स, अगर टोटल सेल्स हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम टोटल सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? यू हैव टू कंप्यूट द सम ऑफ सेल्स ग्रुप बाय सिटी। तो हम सेल्स और सिटी से उसको वन डायमेंशनल ऑपरेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है क्यूब ऑपरेटर, तो क्यूब ऑपरेटर भी यूज़ किया जा सकता है। क्यूब ऑपरेटर हम एन डायमेंशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स। ये किसके इक्विवेलेंट है? ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स के इक्विवेलेंट है, जिसमें कितने होंगे? हर सबसेट के लिए एन डायमेंशंस होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब ऑपरेटर को हम एन डायमेंशनल जनरलाइजेशन कहते हैं एंड इट इज सिमिलर टू द सिंटेक्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की तरह ही ये विजिबल रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होती है? व्हाट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग? व्हेन वी मे नीड टू एक्सेस डिफरेंट क्यूबॉइड्स। हमें क्या करने हैं? हमको डिफरेंट क्यूबॉइड्स को एक्सेस करना है फॉर द डिफरेंट क्वेरीज। तो ये है तो एक बहुत अच्छा आइडिया कि हर एक क्यूबॉइड को पहले से ही एनालिसिस कर लें, पहले से ही कंप्यूट करके रख लें। प्री कंप्यूटेशन से क्या होगा? फास्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा, कोई भी रिडंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इन अ मल्टी डायमेंशनल एग्रीगेट्स। लेकिन इस तरीके की अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, राइट? अगर इतने ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड है दैट मीन्स कि हम अपनी हर एक क्यूबॉइड के लिए हर एक क्वेरी से उसको पहले ही सॉल्व करके रखना है, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। ठीक, अब हमने जो एग्जांपल समझा था फ्रॉम द बेस टू द अपेक्स, तो उसको हम समझ भी सकते हैं कि जो अपेक्स होता है उसको हम 0D अपेक्स क्यूबॉइड कहते हैं। फिर 1 डायमेंशनल क्यूबॉइड आता है, 2 डायमेंशनल क्यूबॉइड आता है एंड 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेटाइस ऑफ क्यूबॉइड से समझ सकते हैं कि ये 3D डेटा क्यूब है। हर एक क्यूब रिप्रेजेंट करती है ग्रुप बाय को। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डायमेंशन उसके साथ बताई गई हैं, सिटी, आइटम एंड ईयर। तो सिटी, आइटम एंड ईयर दैट मीन्स बेस से अपेक्स की तरफ वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा अपेक्स पर रहता है वहाँ पर कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं, और जो हमारा बेस पर रहता है उसमें सारी की सारी डायमेंशंस अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है? हम अपने क्यूबॉइड को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्यूबॉइड किस तरीके से शो होगा। नेक्स्ट, क्या क्या इश्यूज आते हैं डेटा क्यूबॉइड में? व्हाट आर द इश्यूज विच आर जनरली ऑब्जर्व्ड इन द डेटा क्यूबॉइड? तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं? सबसे पहला,
मेजर चैलेंज रिलेटेड टू द प्री कंप्यूटेशन, पहले से ही आप कुछ कंप्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डेटा कितना ज़्यादा मतलब स्टोरेज कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है अगर हर एक क्यूबॉइड को पहले से ही कंप्यूट करके रखा जाएगा। तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि अगर उनके साथ जो भी उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट हायरकीज़ है तो वो भी एट द डिफरेंट लेवल्स रहेगी। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जहाँ पर इतना ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, पहले से ही प्री कंप्यूटेशन है, पहले से ही हमें उनकी कॉन्सेप्ट हायरकीज़ एसोसिएट करनी पड़ती है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कहा गया है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। क्या बोला गया है? कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। अब कितने क्यूबॉइड्स रखे गए हैं, ठीक है, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स आर देयर इन एन डायमेंशनल डेटा, कितने भी क्यूबॉइड रखे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई भी हायरकीज एसोसिएटेड नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने होंगे एन डायमेंशनल डेटा क्यूब में, तो वहाँ पर होंगे 2 की पावर n, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस देयर आर मेनी डायमेंशंस, इन प्रैक्टिस कई सारी डायमेंशंस हो सकती है हायरकी में, हम सभी को एक समय पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल लेवल्स या मल्टीपल हायरकीज बनाई गई अकॉर्डिंग टू द डे, मंथ, क्वार्टर एंड ईयर, इन सब के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से डेटा को ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक। सपोज हमारे पास एक n डायमेंशनल डेटा क्यूब है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक n डायमेंशनल डेटा क्यूब है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने जनरेट किए गए हैं किसी भी हायरकी को एक्सेस करने के लिए, तो उसकी पावर में n में जाकर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक n डायमेंशनल डेटा क्यूब है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कैसे जनरेट किए जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने होंगे पाई की पावर n li प्लस 1। यहाँ पे li क्या है? द नंबर ऑफ द लेवल्स जो किसी भी डायमेंशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसमें अप टू द टॉप लेवल सारी इसमें लेवल्स इंक्लूडेड रहते हैं और ये फॉर्मूला किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन लेवल। एब्स्ट्रैक्शन लेवल is based on the fact that at most one abstraction level in each dimension will appear in a cuboid, कि आपके एक एक्सट्रैक्शन लेवल पर कोई ना कोई डेटा अवेलेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम n डायमेंशनल डेटा के नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंप्यूटेशन ऑफ क्यूबॉइड, कंप्यूटेशन ऑफ क्यूबॉइड करने के कुछ मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देयर आर 3 चॉइसेस फॉर डेटा क्यूब मटेरियलाइजेशन, 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है नो मटेरियलाइजेशन। नो मटेरियलाइजेशन मतलब क्या है? डू नॉट कंप्यूट एनी ऑफ द नॉन बेस क्यूबॉइड्स। अगर हम कोई भी नॉन बेस क्यूबॉइड को पहले से ही प्री कंप्यूट करके नहीं रखते हैं, अगर इनकेस ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? इट विल रिजल्ट इन एन एक्सपेंसिव मल्टी डायमेंशनल एग्रीगेट्स। तो मल्टीपल डायमेंशनल का डेटा अवेलेबल है जिससे सारा प्रोसेसिंग क्या हो जाता है? बहुत स्लो हो जाता है। तो जिनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनको ही कंप्यूट करें, बाकी अदर देन दैट उनको कंप्यूट ना करें। देन नेक्स्ट इज फुल मटेरियलाइजेशन। फुल मटेरियलाइजेशन क्या है? प्री कंप्यूट ऑल ऑफ द क्यूबॉइड्स, पहले से ही सारे क्यूबॉइड्स को कंप्यूट करके रख लें। फुल मटेरियलाइजेशन मतलब पहले से ही कंप्यूट करके रखना। अगर पहले से ही कंप्यूट करके रख लेंगे तो क्या होगा? द रिजल्टिंग लैटाइस ऑफ कंप्यूटेड क्यूबॉइड इज रेफर्ड टू एज फुल क्यूब। तो रिजल्टिंग क्या हो जाएगा उसका? फुल क्यूब ही पहले से ही तैयार हो जाएगा। तो इस चॉइस से क्या होगा? देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का मेमोरी स्पेस अवेलेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट इज पार्शियल मटेरियलाइजेशन। पार्शियल मटेरियलाइजेशन से क्या होता है? इट सेलेक्टिवली कंप्यूट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द होल सेट ऑफ पॉसिबल क्यूबॉइड्स। यहाँ पर क्या होता है? एक पॉसिबल सेट होता है किसका? जितने भी उसके रिलेटिव सबसेट्स होते हैं उनसे जुड़े हुए। या हम ऑल्टरनेटिवली कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? वी मे कंप्यूट
we may compute like it may contain only those cells, उन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को ही कंप्यूट किया जाए जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, या वेयर द टपल काउंट ऑफ द ईच सेल इज अबव सम थ्रेशोल्ड, कोई सी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, कोई सी एक मिनिमम वैल्यू सेट कर लेता है, अगर उसके अबव का टपल काउंट होता है तो ही वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं, नो मटेरियलाइजेशन, पहले से प्री कंप्यूट ना करना, फुल मटेरियलाइजेशन, पहले से ही पूरा एक्सेस कर लेना, एंड पार्शियल मटेरियलाइजेशन, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर सिलेक्टेड टपल्स को सिलेक्ट करना जिस पर वो पर्टिकुलर सेल, जिस पे पर्टिकुलर क्राइटेरिया अप्लाई किया गया है। तो दीज आर द सम ऑफ द कंप्यूटेशन मेथड फॉर द क्यूबॉइड्स। ये मटेरियलाइजेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स को चूज किया जा सकता है, कुछ मेथड्स को ऑप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, पार्शियल मटेरियलाइजेशन। पार्शियल मटेरियलाइजेशन क्या है? इट इज बेसिकली it is basically a representation between the storage space and the response types। ठीक है, कि कितने पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस से हम कितने पर्टिकुलर टाइम में किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो पार्शियल मटेरियलाइजेशन के कुछ तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ क्यूबॉइड्स। पहले हमें उस क्यूबॉइड के सबसेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके सब क्यूब्स को मटेरियलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक्सप्लॉइट द मटेरियलाइज्ड क्यूबॉइड। हमें क्यूबॉइड को क्या करना है? एक्सप्लॉइट करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेरी, कि क्वेरी को किस अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है? एफिशिएंटली अपडेट द मटेरियलाइज्ड क्यूबॉइड। उसको एफिशिएंटली अपडेट करना है और सब क्यूब्स ड्यूरिंग लोड एंड रिफ्रेश। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा, ठीक। दिस में बी द वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है? इंडेक्सिंग ओलाप डेटा। ओलाप डेटा को इंडेक्स करना। तो ओलाप डेटा को इंडेक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिटमैप इंडेक्स एंड जॉइन इंडेक्स। तो बिटमैप इंडेक्स और जॉइन इंडेक्स इस तरीके से काम करेगा। अगर हमें को एफिशिएंटली डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, एफिशिएंटली डेटा को एक्सेस करना है, तो जनरली डेटा वेयरहाउस क्या सपोर्ट करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं इंडेक्स स्ट्रक्चर को और मटेरियलाइज्ड व्यू को, ठीक है। मटेरियलाइज्ड व्यू जैसा हमने अभी डिस्कस करा है क्यूबॉइड्स के बारे में, किस तरीके से क्यूबॉइड्स दिखते हैं, उनके जो व्यूज रहते हैं 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने किसी भी डेटा वेयरहाउस को व्यू कर सकते हैं। तो इसके हमने जो व्यू करने के मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। हाउ कैन वी इंडेक्स ओलाप? ओलाप को किस तरीके से इंडेक्स किया जाएगा? तो ओलाप को इंडेक्स करने के दो मेथड्स हैं, एक है बिटमैप इंडेक्सिंग और दूसरा मेथड है जॉइन इंडेक्सिंग, ठीक है। तो जो पहला मेथड है बिटमैप इंडेक्सिंग, दिस इज अ वेरी पॉपुलर मेथड इन ओलाप। व्हाई इट इज़ वेरी पॉपुलर? बिकॉज यहाँ पर हम क्विक सर्चिंग, कोई भी अगर सर्च करना है तो इट कैन बी क्विकली एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। तुरंत हमें वहाँ से आउटपुट जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो बिटमैप का ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिकॉर्ड आईडी लिस्ट, जिसको RID लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इन द बिटमैप इंडेक्स फॉर अ गिवन एट्रीब्यूट देयर इज अ डिस्टिंक्ट बिट वेक्टर। यहाँ पर क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट बिट वेक्टर BV का यूज किया जाता है एंड फॉर ईच वैल्यू V इन द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट। जितने भी एट्रीब्यूट में डोमेन्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर असाइन रहती है, ठीक। इफ द डोमेन ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ n वैल्यूज, अगर किसी डोमेन के गिवन एट्रीब्यूट में n वैल्यूज हैं तो वो n बिट्स आर नीडेड फॉर ईच एंट्री इन द बिटमैप इंडेक्स। तो उन n बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है बिटमैप इंडेक्स में इफ देयर आर n बिट वेक्टर्स, अगर वहाँ पर n बिट वेक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इफ द एट्रीब्यूट हैज द वैल्यू v फॉर अ गिवन रो, अगर क्या होगा?
अगर if the attribute has the value for a given row in the data table, then the bit representing the value is set to 1. तो अगर वो वैल्यू वहाँ पर अवेलेबल होगी, इफ द एट्रीब्यूट हैज द वैल्यू, अगर उस एट्रीब्यूट की उस पर्टिकुलर गिवन रो में डेटा टेबल में वैल्यू होगी, तो उस बिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1 से. एंड अगर वो नहीं होगी तो ऑल अदर बिट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 0 से. तो इस तरीके से किसी भी इंडेक्सिंग में क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज अवेलेबल है उनको 1 पुट कर सकते हैं, और जो वैल्यू रो में अवेलेबल नहीं है उनको हम क्या पुट कर देंगे? 0. ठीक. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बिट मैप इंडेक्सिंग. बिट मैप इंडेक्सिंग का क्या एग्जाम्पल है? सपोज हमारे पास एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा वेयर हाउस है. ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डेटा वेयर हाउस है, एंड सपोज द डायमेंशन आइटम एट द टॉप हैज़ 4 वैल्यूज़. अगर हमारे पास उसमें 4 वैल्यूज़ है, कौन कौन सी 4 वैल्यूज़ है? मान लीजिए होम है, एंटरटेनमेंट है, कंप्यूटर है, फ़ोन है और सिक्योरिटी है. ठीक है. नाउ ईच वैल्यू, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बिट वेक्टर इन द बिटमैप इंडेक्स टेबल फॉर आइटम. अब मान लीजिए कंप्यूटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिट वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं बिटमैप इंडेक्स टेबल में. ठीक. And suppose that the cube is stored as a relation table with this much rows. इतनी सारी rows है उसमें, almost 10,000 rows available है हमारी cube में. ठीक है. Now because the domain of item consists of 4 values, क्योंकि हमारे domain of item में कितने values हैं? 4 values हैं. So the bitmap index require 4 bit vectors. इसीलिए कितने vectors required होंगे? 4 bit vectors required होंगी. सभी की कितनी बिट्स होंगी? 10,000 बिट्स होंगी. ठीक. अब यहाँ पर गिवन है, फिगर शोज अ बेस टेबल कंटेनिंग द डायमेंशंस, आइटम एंड सिटी, एंड इट्स मैपिंग टू बिटमैप इंडेक्स टेबल फॉर ईच ऑफ द डायमेंशंस. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या की गई है? उसकी इंडेक्सिंग की गई है. एक आपका कौन सा टेबल है? बेस टेबल. एक कौन सा टेबल है? आइटम बिटमैप इंडेक्स टेबल. और एक कौन सा टेबल है आपका? सिटी बिटमैप इंडेक्स टेबल. ठीक है. तो इसमें क्या दिया है, हम कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं? जो भी हमने देखा था अभी लास्ट, हमने क्या देखा हुआ था कि हमारा एच रिप्रेजेंटिंग होम, एंटरटेनमेंट दिख रहा है आपको, नेक्स्ट एंड होम दिखाई दे रहा है, सी इज फॉर कंप्यूटर, पी इज फॉर फोन, एंड एस इज फॉर सिक्योरिटी. एस किसके लिए है? सिक्योरिटी के. तो ये हमने आइटम्स वहाँ पर चूज कर लिए हैं. ठीक है. एंड कंप्यूटर को हमने क्या चूज करा है? बिट वेक्टर. ठीक है. तो इस तरीके से इन दोनों को क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे जो इंडेक्सिंग कर सकते हैं, वी इज फॉर वैनकूवर एंड टी इज फॉर टोरंटो. 2 सिटीज है, उनके थ्रू हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स टेबल आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं या नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर एच सी जितने भी आपको बेस टेबल में वैल्यूज दिख रही हैं, उन वैल्यू को कोरिलेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल, और फिर उनको कोरिलेट किया जा रहा है विद द सिटी. तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 1 विल बी स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो वहाँ पर अवेलेबल होगी, एंड 0 इज फॉर द पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है बाय यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन, अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 एंड 1. नाउ जो हमारी बिटमैप इंडेक्सिंग है, अगर हम इसको देखें तो इट इज़ वेरी मच एडवांटेजेस. ये बहुत ज़्यादा इसको कई सारे एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू द हैश एंड ट्री इंडाइसेस. क्यों है? बिकॉज इसकी जो कार्डिनलिटी है वो बहुत कम है. देयर इज लेस नंबर ऑफ कंपैरिजंस, लेस नंबर ऑफ जॉइन, लेस नंबर ऑफ एग्रीगेशंस. सो इट विल रिड्यूस द बिट अर्थमेटिक एंड इट विल रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम. यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. एंड बिटमैप इंडेक्सिंग से क्या होगा? बिटमैप इंडेक्सिंग से रिडक्शन ऑफ स्पेस होगा. स्पेस भी कम लगेगी, इनपुट आउटपुट भी कम ही लगेगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बिट. सिंगल हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को सिर्फ सिंगल बिट से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को बेटर मान सकते हैं.
फिर नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, एक हमने देख लिया है कौन सा, बिटमैप इंडेक्सिंग। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं इंडेक्सिंग का, जॉइन इंडेक्सिंग मेथड। जॉइन इंडेक्सिंग मेथड भी काफ़ी पॉपुलर है रिलेशनल डेटाबेस क्वेरी के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग का यूज़ किया गया है बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द, हम क्या करते हैं इसमें जनरली जॉइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिलेशंस है, एक है आर जिसमें दिया हुआ आर आई डी कॉमा ए, और दूसरा है एस जिसमें दिया हुआ बी कॉमा एस आई डी। हम दोनों को ज्वाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, देन जॉइन इंडेक्स रिकॉर्ड कंटेन द पेयर आर आई डी एंड एस आई डी। हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, वेयर आर आई डी एंड एस आई डी आर रिकॉर्ड आइडेंटिफायर्स। ये दोनों क्या है, रिकॉर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। कहाँ से? फ्रॉम द आर एंड एस रिलेशंस। आर एंड एस रिलेशन के ये आइडेंटिफायर्स है, इसीलिए द जॉइन इंडेक्स रिकॉर्ड कैन आइडेंटिफाई जॉइनेबल टपल्स। ये क्या आइडेंटिफाई कर सकता है, जॉइनेबल टपल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है विदाउट परफॉर्मिंग कॉस्टली जॉइन ऑपरेशन। ठीक है, तो कॉस्टली जॉइन ऑपरेशन के बिना ही काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक, जॉइन इंडेक्सिंग के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अ फॉरेन की एंड इट्स मैचिंग प्राइमरी की। ठीक है, एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ओलैप क्वेरी। ओलैप क्वेरी से कैसे हम इसमें स्पीड अप कर सकते हैं, इसके लिए क्या पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है लिंकेज बिटवीन अ सेल्स पैक टेबल एंड अ डायमेंशन टेबल। तो इस तरीके से हम सेल्स लोकेशन और आइटम को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कई सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व किए जाते हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रोल अप, ड्रिल डाउन, इस तरीके के ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है एसक्यूएल और ओलैप ऑपरेशंस में। ठीक है, और डेटा क्यूब में क्या यूज़ किया जा सकता है, स्लाइसिंग डाइसिंग ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन materialized cuboid, the relevant operation should be applied। relevant operation को identify किया जा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी क्वेरी होती है उसको प्रॉपर नॉलेज के साथ रिस्पॉन्स किया जाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 क्यूबॉइड्स दिए हैं, ईयर, आइटम, नेम, सिटी, दूसरा क्यूबॉइड है ईयर, ब्रांड, कंट्री, तीसरा है ईयर, ब्रांड, प्रोविंस, और चौथा है आइटम नेम, प्रोविंस। ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स टेबल की लिंकिंग की जा सकती है जिससे हम इन टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देन इसमें से इन 4 क्यूबॉइड में से कौन सा क्यूबॉइड बेटर हो सकता है, तो वी कैन से कि क्यूबॉइड 2 का यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज कंट्री इज़ अ मोर जनरल कॉन्सेप्ट देन प्रोविंस और स्टेट। तो इसलिए कौन से क्यूबॉइड का यूज़ किया जाएगा, 1, 3 एंड 4 क्यूबॉइड को यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें सेम सेट है और सुपर सेट है। देन सिलेक्शन इज क्लॉज, जो सिलेक्शन क्लॉज है उसका यूज़ किया जा सकता है जनरेट करने के लिए, और एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स का भी यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो इन दिस वे वी कैन से दिस। So this is all about the data warehouse implementation and the OLAP queries. So we have covered this much and this is all about this. ठीक है, इतना ही था। अब मैं आप लोगों से अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, सो कम ऑन, ऑल ऑफ यू काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। यस, कौन कौन प्रेजेंट है अपनी अटेंडेंस बता दें। अखिलेश परमार इज प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ओके, अखिलेश के बाद नेक्स्ट कौन प्रेजेंट है, आस्था, अमन यादव प्रेजेंट है। अमन यादव इज प्रेजेंट। अंकित कौशल मैम। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर ले फटाफट और मुझे बताते जाए कौन प्रेजेंट और कौन नहीं है। ठीक है, मैम अंकित कौशल प्रेजेंट। अंकित कौशल कौन है ये, हु इज अंकित कौशल? अंकित यस कौशल मैम। आप भी क्लास में हैं क्या? यस मैम। मैं तो आज तक तुम्हारा नाम कभी देखा नहीं, पहली बार ही दिख रही हूँ अंकित। चलो नेक्स्ट कौन है, अमन यादव मैम प्रेजेंट मेरा है? ये नहीं। फर्स्ट लेक्चर है। आस्था, बबीता, दीपक, देवेंद्र। प्रेजेंट मैम। एक काम करो फागुनी, यू सेंड मी द अटेंडेंस। ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फागुनी, विल यू सेंड मी द अटेंडेंस ऑफ द क्लास? देयर आर टोटल 14 participants, that means there are 13
स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो आप मुझे सबके अटेंडेंस फॉरवर्ड कर मैम दो, वन ठीक है? मैम देयर वाज वन मोर. फागुनी, आई एम हेलो. ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल. एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। हेलो हाँ, मैम, एक और बच्चा था 15 से पहले अभी. अच्छा 15 से पहले, ओके। यस मैम. ओके ठीक है, तो आप एक काम करो फागुनी, अटेंडेंस आप ग्रुप पर तो डालोगी ना? यस मैम. ठीक है, तो मैं वहाँ से अटेंडेंस नोट कर लूँगी, ठीक है? ओके। यस.